हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रॉक्समॉक्स वर्चुअलाइजेशन को किस तरह से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस वीडियो में हम और दूसरे इसके फीचर्स देखेंगे और हाई अवेलेबिलिटी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप किसी भी एक नोड पे जाएं और जो हमारी सेकंड हार्ड ड्राइव थी जो हमने पार्ट वन की वीडियो में कॉन्फ़िगर नहीं की थी, अब उसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फॉर हाई अवेलेबिलिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेकंड हार्ड ड्राइव मेरी शो हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक हार्ड ड्राइव क्रिएट करता हूँ और वो हार्ड ड्राइव जो होगी वो तीनों मेरे जो सर्वर्स हैं उसकी जो सेकंड हार्ड ड्राइव है उस पर मुश्तमिल होगी। तो उसके लिए मैं उसका नाम वीसीएन रख देता हूँ और जो मेरी सेकंड हार्ड ड्राइव है नोड वन की उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट करता हूँ। ये जो पार्टीशन है ये जीएफएक्स के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि मेरे हर नोड के डिस्क के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन है जीएफएक्स के नाम से, उसके अंदर मुझे बनाना है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वन वन आप देखते जाएँ। जैसे फर्स्ट वाले में तो मैंने जी एफ एफ की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कर लिया था, लेकिन सेकंड वाले में जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा सेकंड नोड के ऊपर, तो वहाँ पे मैं ऐड स्टोरेशन का जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर दूँगा। क्योंकि एक दफ़ा ये वी साइन की जो हार्ड ड्राइव है ये ऐड होती है फर्स्ट नोड के अंदर और दूसरे सारे जो जितने भी नोड्स होंगे उसके अंदर ये ऐड नहीं होगी। बाकी आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जो नाम आप रख रहे हैं वो केस सेंसिटिव है और वो सेम होना चाहिए। उसमें जो भी आपने स्पेलिंग रखी है वो सारे तीनों नोट्स के अंदर सेम होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट स्पेलिंग के थ्रू रखेंगे तो ये जो हमारी वी सेवन की हार्ड ड्राइव है वो हाई अवेलेबिलिटी के लिए कॉन्फ़िगर नहीं होगी। तो इसका आप ध्यान रखें और तीनों के अंदर आपने सेम नेम के साथ आप इसको क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद फिर हम इसके जो क्लस्टर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जाएंगे और फर्दर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप डेटा सेंटर पर क्लिक करें। इसके बाद जो है आप इसकी जो स्टोरेजेस होंगी उस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखें आप शो हो रही है वी सेवन के नाम से एक हार्ड ड्राइव यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आपने जो दूसरे इसके जो नोड्स हैं, नोड वन की तो शो हो रही है, नोड टू और नोड थ्री को भी इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जैसे आपने ओके करना है और ये हमारी हाई अवेलेबिलिटी क्रिएट हो गई है वी सेवन की जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर। अब ये जो हार्ड ड्राइव है वो तीनों नोड्स के ऊपर देखें शो होना भी शुरू हो गई और थोड़ी देर में ये इसके ऊपर कॉन्फ़िगर भी हो जाएगी। कॉन्फ़िगर होने के बाद अब हम जो है वो एक वीएम क्रिएट कर लेते हैं इस वी सेवन की जो हार्ड ड्राइव हमने बनाई है हाई अवेलेबिलिटी के लिए इसके ऊपर। जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वही सेम है जो हमने वीडियो वन के अंदर भी देखा था, सेम हम इसी तरीके से मैं विंडोज सर्वर 2019 की वीएम्स को इंस्टॉल कर लेता हूँ जो मैंने वर्चुअल डिस्क बनाई है जो कि तीनों नोड्स के ऊपर है उसके ऊपर। सेम प्रोसीजर के साथ जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखे, अगर मैंने आपने मेरी फर्स्ट वीडियो मिस कर दी है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। इसको भी मैं 8 GB रैम दे देता हूँ। अब जो ये वीएम क्रिएट हुई है ये किसी एक नोड के ऊपर नहीं है, ये तीनों नोड के जो शेयर्ड स्टोरेज है जो वी सैन के नाम से उसके ऊपर क्रिएट हुई है। फर्स्ट वीडियो में तो हमने जब इंस्टॉलेशन की थी तो वो सेम नोड के हार्ड ड्राइव के अंदर थी, अब लेकिन अब ये शेयर्ड स्टोरेज जो कि तीनों सर्वर्स के अंदर सेम है उसके ऊपर इंस्टॉल हुई है। तो सेम प्रोसीजर की तरह मैं जल्दी जल्दी इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ सेम प्रोसीजर के साथ। इस वीएम को भी आईपी असाइन कर लेते हैं ताकि जब हम हाई वैलिडिटी टेस्ट कर रहे होंगे एक नोड को डाउन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि कितनी देर तक ये वीएम्स अनअवेलेबल रहती है और फिर दोबारा अप हो जाती है दूसरे नोड के ऊपर। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और पिंग मार के भी चेक कर लेता हूँ कि नेटवर्क के ऊपर आ गई है नहीं आई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली नेटवर्क से कनेक्ट हो गई है और अप भी है। तो अब जिस नोड पे ये रन हो रही है ये अभी नोड वन के ऊपर रन हो रही है, तो मैं अभी नोड वन जो है इसको डाउन करके देखूंगा और चेक करूंगा कि ये मूव होती है नोड टू पे या नहीं। अगर हमारी सारी चीज़ें ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर होंगी तो फिर ये नोड टू पे कॉन्फ़िगर
मूव हो जाएगी। इससे पहले मैं रेप्लिकेशन इस नोड की जाके आप कर लेता हूँ। तो मुझे रेप्लिकेट करना है इसको नोड 2 और नोड 3 के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन में जाके मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और इसको नोड 2 के ऊपर भी ऐड कर लूँगा और उसके बाद नोड 3 के ऊपर भी ऐड कर लूँगा। जैसे कि स्केड्यूल में भी आपको टाइम नज़र आ रहा होगा कि हर 15 मिनट के बाद ये रेप्लिकेट करेगी नोड 2 के साथ और नोड 3 के साथ। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये थोड़ी थोड़ी देर में जाके वहाँ पे जाएगी और जो भी डेटा के अंदर चेंज होगी 15 मिनट के बाद वो नोड 2 के अंदर भी सेव कर देगी और नोड 3 के अंदर भी सेव कर देगी। स्केड्यूल लगाने के बाद थोड़ी देर में इसकी स्केड्यूलिंग की जो चीज़ होती है वो स्टार्ट हो जाती है और जितनी बड़ी बड़ी आपकी वीएम्स है जिस हिसाब से आपका हार्डवेयर है उतनी देर में ये रेप्लिकेट कर जाएगी। मेरी फ्रेश इंस्टॉलेशन है, अभी इसमें इतना डेटा नहीं है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़ौरन से ये रेप्लिकेट हो गई है नोड 2 के ऊपर और नोड 3 के ऊपर। रेप्लिकेशन करने के बाद एक ऑप्शन और है कि अब हमने इस वीएम्स को मॉनिटर भी करना है। तो मॉनिटर करने के लिए मैं जो डेटा सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाके तो मॉनिटरिंग पे लगा दूंगा ताकि वहाँ पे भी ये मॉनिटर होती रहे। तो डेटा सेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके उस जो वीएम से जो मैंने vSAN के ऊपर कॉन्फ़िगर किए जो तीनों जो सर्वर की शेयर्ड स्टोरेज है उस वीएम को सिलेक्ट करूँगा और ऐड कर लूँगा ताकि ये मॉनिटर करता रहे कि जैसे ही ये वीएम डाउन होगी तो ये इसको मूव कर दे किसी और अवेलेबल नोड के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो इसका एक्टिव नोड है वो नोड 1 है और जब ये एक्टिव नोड जो नोड 1 है जो सर्वर 1 है जब ये डाउन होगा तो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगी नोड 2 या नोड 3 के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एच स्टेटस भी जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अब हम जो हमारा नोड 1 है उसको हम डाउन करेंगे। वो किसी भी तरीके से डाउन हो सकता है, अभी तो हम फिजिकली डाउन कर रहे हैं लेकिन जब आपका डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट होगा तो वो किसी वजह से भी डाउन हो, या तो उसका नेटवर्क अनअवेलेबल हो जाए या उसमें कोई हार्डवेयर फेलियर आ जाए तो वो डाउन हो सकता है। तो ये वीएम्स जो होंगी एक या एक से ज़्यादा जितनी भी वीएम्स होंगी वो मूव कर जाएंगी दूसरे अवेलेबल सर्वर के ऊपर या दूसरे अवेलेबल नोड के ऊपर। तो मैंने इन दोनों को पिंग भी लगा दिया जो हमारा सर्वर है और जो वीएम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने नोड 1 था मैंने उसको डाउन कर दिया और आप नोड 1 के ऊपर देख भी सकते हैं कि वो अनअवेलेबल आ गया, उसके सिंबल जो है क्रॉस का आ गया है। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम लेती है आपके हार्डवेयर के ऊपर कि कितना आपका हार्डवेयर एफिशिएंट है, कितना। एयर व्यू जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मूव कर गई है नोड 2 के ऊपर और अप भी हो गई है और इसकी पिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे अब ये शो कर रहा है कि नोड 2 के ऊपर ये वीएम एक्टिव हो गई है। मैं इसका कंसोल लेके इसको लॉगिन करके भी देख लेता हूँ ये प्रॉपर अप हो गई है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर इसकी पिंग भी आना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने नोट 1 को भी अप कर दिया है लेकिन ये स्टिल जो है नोट 2 के ऊपर ही रन कर रही है। तो अब मैंने सिर्फ इसको माइग्रेट करना है। जब मेरा नोट 1 सही हो गया तो राइट क्लिक करके मैं इसको माइग्रेट कर लूँगा नोट 1 के ऊपर ताकि ये अपनी जो प्रीवियस लोकेशन थी उसके ऊपर चली जाए। अब मैं इस वीएम को डाउन कर देता हूँ ताकि मैं इसकी जो मैंने जो इसकी रिसोर्सेज दी थी उसको एडिट कर सकूँ। तो मैं इसको डाउन करता हूँ, इसकी रिसोर्सेज में जाता हूँ। मैं इसकी जो प्रोसेसर है उसको भी एडिट कर सकता हूँ, इसकी जो रैम है उसको भी एडिट कर सकता हूँ और इसकी जो हार्ड ड्राइव है उसको भी एडिट कर सकता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको किसी भी वीएम्स की जो रिसोर्सेज हैं उनको एडिट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
बेहतर ये है कि आप उसको शट डाउन करें और फिर उसकी रिसोर्सेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें। हार्ड ड्राइव जो होती है वो सिर्फ इंक्रीज़ हो सकती है, वो डिक्रीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर डेटा होता है, जो लॉजिकल पार्टीशन वगैरह होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से उसको डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ इंक्रीज़ किया जा सकता है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो उसके अंदर दूसरी हार्ड ड्राइव अटैच भी कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ड ड्राइव का साइज़ होता है, जो आपने लोकेशन दी हुई होती है, वो उसी के अंदर इंक्रीज़ भी होती है, और जो अगर आपने दूसरी बनानी होती है तो उसी लोकेशन पे क्रिएट होती है। जैसे मैंने वीसेन के नाम से एक अपना पार्टीशन क्रिएट किया था तीनों नोड के ऊपर, तो ये जो उसकी मैं इंक्रीज़ करूँगा पार्टीशन, वो भी उसी के अंदर होगा, और अगर मैं अटैच करना चाहूँ दूसरी हार्ड ड्राइव, तो वो भी उसी के अंदर ही अटैच होगी या उसी के अंदर ही क्रिएट होगी। इसके अलावा आप ऐड करा सकते हैं, न्यू सी डी रोम भी अटैच करा सकते हैं करना चाहें, कोई यू एस बी पोर्ट है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई नेटवर्क का एक और कोई कार्ड है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड ड्राइव ऐड करना चाहें कि मेरी एक पार्टीशन जो मुझे कम पड़ रहा है, मैं दूसरा पार्टीशन बनाना चाह रहा हूँ दूसरे हार्ड ड्राइव के साथ, तो आप वो भी इसके अंदर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं भी यहाँ पे एक और हार्ड ड्राइव इसके अंदर अटैच कर रहा हूँ, और अपनी वीएम के अंदर जाके उसको कॉन्फ़िगर करके भी देख लूँगा कि वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर आ गई है या नहीं आई है। सर्वर ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो मैंने एक को इंक्रीज़ किया था, तो वो इंक्रीज़ वाली भी मौजूद है, और जो मैंने एक अलग से हार्ड ड्राइव अटैच की थी वो भी इसके अंदर आ गई है। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्नैपशॉट का है, अब हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए मैं पहले कुछ अपनी वीएम्स के अंदर जो फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर इसका स्नैपशॉट बनाएंगे, और उसके बाद इन फ़ोल्डर को डिलीट कर देंगे और कुछ भी चेंजिंग करेंगे, और उसके बाद जो स्नैपशॉट हमने बनाया होगा उसको रिस्टोर करके देखेंगे, जो हमने जिस फर्स्ट लोकेशन के ऊपर वो स्नैपशॉट क्रिएट किया था, वो सारी स्टेट जो है वो वीएम्स की दोबारा आती है या नहीं आती। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दो फोल्डर बना लिए हैं, और उसके बाद मैं इसका एक स्नैपशॉट बना लूँगा, और फिर मेरी जो ये स्टेज होगी, ये जो स्टेज होगी वीएम्स की मेरी, वो सेव हो जाएगी, और मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करूँगा, और फिर दोबारा से जब मुझे ये स्टेज चाहिए होगी तो सिर्फ मैं रोल बैक करूँगा अपने स्नैपशॉट को, और मुझे वही जो स्टेज जिस स्टेज के ऊपर मैंने स्नैपशॉट लिया था वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो स्नैपशॉट बहुत ज़रूरी होते हैं कि जैसे जब भी आपने कुछ वीएम के ऊपर या सर्वर के ऊपर कुछ टेस्टिंग करनी है, अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुली नहीं होती, तो आप वो स्नैपशॉट क्रिएट करके रख लें और उस स्टेज के ऊपर दोबारा रिटर्न आ जाएँ। तो आपको दोबारा से फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। याद रहे कि इसका नाम आपने विदाउट स्पेस रखना है, और केस सेंसिटिव होता है, तो इसके अंदर आपने कोई भी सिंबल वगैरह नहीं रखना, और विदाउट स्पेस आपने स्नैपशॉट का नाम रखना है। स्नैपशॉट का नाम इस तरह से रखेंगे जब आपको इसको रिवर्ट बैक करना पड़े तो आपको याद होगा यह स्नैपशॉट आपने किस लिए लिया था। आप स्नैपशॉट एक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे स्नैपशॉट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ये इसकी लोकेशन बता रहा है कि अब ये आप स्नैपशॉट आपने ले लिया, और उसके बाद जो नाव वाली लोकेशन है इट मीन्स आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप एक से ज़्यादा स्नैपशॉट लोगे तो इस तरह से वन बाय वन सबको यहाँ पे शो करेगा। अब जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया था उनको मैंने डिलीट कर दिया है, और अब मैं एक और नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ फ़ोल्डर 3 के नाम से।
लेकिन अब मेरी जो टेस्टिंग थी वो सक्सेसफुली नहीं हुई लेट से। ये तो मैंने अपने एग्जाम्पल के तौर पे फोल्डर बनाया, लेकिन आप इसको कुछ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कुछ भी नया सॉफ्टवेयर कुछ अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं तो अपने सर्वर के ऊपर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी जो टेस्टिंग थी वो सक्सेसफुली नहीं हुई, तो आपको अपनी बैक स्टेट के ऊपर जाना है। तो आपके पास स्नैपशॉट मौजूद है, आप इस वीएम को शट डाउन करेंगे और अपनी जो आपने स्नैपशॉट लिया होगा उसके ऊपर आप रोल बैक हो जाएंगे। रोल बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो स्टेज होगी आपको वापसी वही स्टेज मिल जाएगी। अब मैं इस वीएम को शट डाउन करता हूँ और स्नैपशॉट पे जाके जो मैंने स्नैपशॉट क्रिएट किया था उस पर रोल बैक कर देता हूँ। तो मुझे वही पुरानी जो स्टेज होगी जहाँ मैंने 2 फ़ोल्डर बनाए हुए थे, मुझे वही स्टेज वापस मिल जाएगी। मैं स्नैपशॉट पर बस जस्ट क्लिक करता हूँ और रोल बैक के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जितना भी डेटा ऐड हो गया होगा उतनी ही टाइम लगेगा इसको रोल बैक होने में। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई डेटा मैंने ऐड नहीं किया था तो ये फ़ौरन से रोल बैक हो रहा है। और रोल बैक होने के बाद मेरी जो वीएम है वो ऑटोमेटिकली अप हो गई है। और यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं जैसे कि 2 फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किए थे, फ़ोल्डर 1 फ़ोल्डर 2 वो वापस आ गए हैं, और जो फ़ोल्डर 3 मैंने क्रिएट किया था और शट डाउन कर दी थी तो फ़ोल्डर 3 रिमूव हो गया, क्योंकि मुझे वो वाली स्टेज पे जिस स्टेज में मैंने स्नैपशॉट लिया था उस पर सिर्फ 2 ही फ़ोल्डर थे, फ़ोल्डर 1 और फ़ोल्डर 2। अब जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है बैकअप वाला, हम उसको देख लेते हैं। जैसे आपने बैकअप पे जाना है और बैकअप पे क्लिक करके उस वीएम्स के ऊपर जाना है और उसकी बैकअप ऑप्शन में जाना है, और जैसे आपने बैकअप ऑप्शन पे क्लिक कर लेना उसका बैकअप क्रिएट हो जाएगा। फिर हम इस बैकअप होगा, बैकअप जो हमने अब ले रहे हैं जो लोकल जो स्टोरेज थी उसके ऊपर जो हमने वीएम बनाई थी उसका ले रहे हैं, जो मेरे वीडियो की पार्ट 1 में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी उस पर कर रहे हैं। मैं लोकल हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ और बैकअप के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैकअप होना स्टार्ट हो गया है। इसका भी जो टाइम है एज़ पर जो आपकी वीएम का साइज़ होगा उस हिसाब से होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू एक बैकअप ले लिया है, और अभी जो फ्रेश इंस्टॉलेशन थी विंडो 2019 की तो अभी सिर्फ 4 GB का ही बैकअप बना है, जो कि नोट 3 के लोकल स्टोरेज के अंदर है। लेकिन ये बैकअप मुझे मूव करना है किसी और सर्वर के ऊपर, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है WinSCP। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो नोट 3 के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर बैकअप है मैं उसको डाउनलोड करूँगा, और फिर उस बैकअप को किसी दूसरे नोट के अंदर उसकी लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर अपलोड करूँगा, और वहाँ से फिर मैं इसको रिस्टोर मारूँगा। ये लेट से उस सिनेरियो में काम आता है कि आपके पास सिर्फ एक ही सर्वर है, आपके पास एक से ज़्यादा सर्वर नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपकी जो वीएम्स है उनका आप बैकअप लेके अपने कंप्यूटर में रख लें। अगर खुदा ना खास्ता वो सर्वर है, सिंगल सर्वर आपका डाउन हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है, और आप दूसरा अपना जो सर्वर है उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आपको बैकअप जो होता है वो अपनी हार्ड ड्राइव लोकल हार्ड ड्राइव जो आपका सिस्टम था उसके अंदर था, आप फिर उसको अपलोड करेंगे और वहाँ से रिस्टोर मार देंगे। तो ये सर्वर जो होता है वो SSH बेस्ड फाइल सिस्टम है। तो आपने जैसे इसके अंदर सर्वर का आईपी एड्रेस लिखनी है, उसका पासवर्ड लिखना है, यूज़र नेम पासवर्ड, और उसको जस्ट लॉगिन कर लेना है। फिर जो बैकअप क्रिएट हुआ है उसकी आप लोकेशन देख लेंगे वो कौन सी लोकेशन पे होता है। लॉगिन करने के बाद इसका ये सर्टिफिकेट कह रहा है, आप इसको यस करेंगे। जो लेफ्ट साइड पे वो आपका लोकल कंप्यूटर आ रहा है, राइट साइड पे जो है आपका प्रॉक्समॉक्स वर्चुअल सर्वर आ रहा है। इसके अंदर 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, फिर वार के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिप के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे नीचे WVZ के नाम से एक फ़ोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डंप के फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके बैकअप होते हैं वो यहाँ पे सारे आके स्टोर होते हैं। तो यहाँ से आके मैं डाउनलोड कर लूँगा सबसे पहले बैकअप, और उसके बाद किसी भी दूसरे नोट के ऊपर जाके उसको अपलोड करूँगा और फिर रिस्टोर करूँगा। यहाँ पे मैं एक लोकल डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बैकअप के नाम से, और यहाँ पे मैं जो नोट 3 का जो बैकअप था वीएम का उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर डाउनलोड हो गया है। अब मैं किसी भी दूसरे नोड के ऊपर जाके उसको भी इस तरह से कनेक्ट करूँगा, और अब मुझे उसके अंदर डाउनलोड नहीं करना, अब मुझे उसके अंदर बैकअप अपलोड करना है ताकि मैं उसको रिस्टोर मार सकूँ। तो मैं किसी भी दूसरी सर्वर का जो है उसकी आईपी लिखूँगा, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखूँगा और लॉगिन कर लूँगा इसके अंदर। जो अपलोड करने का प्रोसीजर है वो भी सेम वही है, जिससे जो लोकेशन डाउनलोड की थी वही अपलोड की भी होगी। 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद वार के फोल्डर पे क्लिक करूँगा, WAR।
उसके बाद फिर हम जाएंगे LIP लिप के फोल्डर में, और उसके बाद हम जाएंगे BZ के फोल्डर के अंदर, और उसके बाद डब के फोल्डर में, और यहाँ पे जाके अब मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ताकि मैं इसको जो बैकअप मैंने लिया है इसको मैं किसी दूसरे नोट के ऊपर रिस्टोर कर सकूँ, और ताकि वही प्रॉपर जो VM मैंने क्रिएट की होगी वो मुझे मिल जाए। मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू ये देखें आपको चेक करा दें ताकि टाइम बच जाए हमारा, और यहाँ पे प्रॉपरली ये अपलोड हो गया है। अब मैं उस जो सर्वर है उसके ऊपर जाऊँगा, और जो बैकअप वाला प्रोसीजर था सेम उसी तरीके से अब मैं इसको रीस्टोर करूँगा। यहाँ पे बैकअप वाले सिस्टम में जाएंगे और ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जो बैकअप मैंने अपलोड किया है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपने रीस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद VM का जो भी ID है वो ID आप यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद रीस्टोर पे क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ने खुद ही जो है आगे की एक ID दे दी है 102, लेकिन मैं और एक और ऑप्शन देखिए एक और आगे का ऑप्शन दे देता हूँ 103, और इसको रीस्टोर कर देता हूँ। अच्छा, आप ये ध्यान रखें कि आपके जो मैक एड्रेसेस हैं अगर वो ऑलरेडी VM चल रही है तो आप इसका मैक एड्रेस चेंज कर लें, अदरवाइज़ आप इसको अनचेक करके रीस्टोर मार दें। मेरी VM रीस्टोर हो गई है। अब मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। अगर आपने इसके हार्डवेयर में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप हार्डवेयर में जाके चेंज कर सकते हैं। हियर वी गो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो VM मेरी अप हो गई है। अब जाके आप इसकी IP चेंज कर लें, क्योंकि जो बैकअप मैंने लिया था उसकी जो IP होगी और ये जो मैंने रीस्टोर मारा है दोनों VMs अप हैं, तो ऐसा ना हो इसकी IP कॉन्फ़िग आ जाए, तो आप इसकी IP जाके चेंज कर लें। अदरवाइज़ अगर आपकी जो सेम VM थी जो पुरानी वाली वो डिस्ट्रॉय हो गई है, तो फिर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक एड्रेस भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और IP भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हाई अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन स्नैपशॉट और बैकअप की वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट्स में पढ़ूंगा और उसका सलूशन निकाल के आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।